हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जेईई एडवांस मैथ्स डीपीपी नंबर 3। मतलब डे 3 का जो काम था अपना क्या है, डीपीपी नंबर 3। मतलब हम हर दिन एक डीपीपी अलॉट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, जिसमें क्या है कि 10 प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। और वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनका जो लेवल है वो एडवांस के लिए है। मतलब जो स्टूडेंट्स एडवांस की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए परफेक्ट प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो अब तकरीबन अपना 60 से 70 मतलब 100 क्लासेस के अराउंड आप मान के चलो, तो अपन ऐसे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। 100 क्लासेस लेने वाले हैं, तो 100 डेज तक की क्लासेस लेने वाले हैं। तो इतने दिनों में हम तकरीबन 1000 प्रॉब्लम्स कर चुके होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि जैसे अभी हम डीपीपी नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, तो डीपीपी नंबर जो 4 है, इसका जो अगला डीपीपी रहेगा तो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में अपलोड करता हूँ। और कहाँ पे अपलोड करेंगे, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी का अपना एक ऐप है, आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। वहां पर आप जेईई टारगेट जेईई एडवांस के नाम से एक बैच होगा, उस बैच में आप अपने आप को ज्वाइन करिए। उससे क्या रहेगा कि आपको अगले दिन का जो टास्क है वो आपको उस ऐप में, उस बैच में आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ तो अभी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले तो आप प्रॉब्लम्स को देख लीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 3 प्रॉब्लम्स ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट 3 प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। तो 4, 5, 6 आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सभी प्रॉब्लम्स को पहले अटेम्प्ट कर लो अच्छे ढंग से ना। उसके बाद में प्रॉब्लम्स हैं 7, 8, 9 और 10। ये प्रॉब्लम्स हो गए ना, टोटल 10 प्रॉब्लम्स हो गई। अच्छा, सभी प्रॉब्लम्स की अगर वैरायटी की बात करें तो यहाँ से अगर चलते हैं अपने, तो ये कैसे आ गया हमारे पास में, एक प्रॉब्लम आ गया जो मिसलेनियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स है। मतलब एओडी पर ऐसे बेस्ड हो गया, मॉडुलस पर बेस्ड हो गया। इस वाली प्रॉब्लम की बात करें तो एरिया अंडर द कर्व पर आ गया। इस प्रॉब्लम की बात करें तो अपना मैट्रिक्स पर आ गया है। ये वाला प्रॉब्लम सर्कल पर बेस्ड है। ये वाला प्रॉब्लम अपना वेक्टर पर बेस्ड हो गया। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉब्लम आ गया, एक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, एक हमने सीरीज का प्रॉब्लम ले लिया, एक हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन मींस क्वाड्रेटिक, और एक प्रॉब्लम से लिमिट का ले लिया। मतलब वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हम डेली ऐसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ तो अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई थिंक सभी लोगों ने देख लिया होगा, इसका आंसर्स की यहाँ पर है। फोर्थ के आंसर्स में वो सही से टाइप नहीं हुआ था तो मैंने ऐसे बना दिया था ना, इसका आंसर अब अलग आएगा। नाउ अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से ना। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, कंसीडर ए फंक्शन एफ आर टू आर में डिफाइंड है। एक फंक्शन डिफाइंड है आर टू आर में। ठीक है, नाउ एफ एक्स बराबर कुछ इस तरह से दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ पाई एक्स दे रखा है। कब, जब एक्स रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो ये डेफिनेशन आ रहा है। जब एक्स इर्रेशनल नंबर्स को, मतलब क्यू, क्यू का मतलब क्या हो गया, रैशनल नंबर का सेट, जब वो क्यू को बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब इर्रेशनल को बिलोंग कर रहा है, तो तब डेफिनेशन कितना आ रहा है, ये डेफिनेशन आ रहा है। आगे बोला इफ लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू एन एफ एक्स एग्जिस्ट, तो सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन हमें निकालना है, और एन कैसा, 100 से छोटा है, इज इक्वल टू। ठीक है, तो अब देखो ये जो प्रॉब्लम्स होता है ना, एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है। मैं आपको हल्का सा एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो कि आपने फंक्स कंटिन्यूटी के अंदर है ना, या लिमिट के अंदर आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं। तो मान लो इसे एक फंक्शन एफ एक्स है, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर जा रहा हूँ। मान लो एक्स ले लेते हैं, डेफिनेशन एक्स आ रहा है जब एक्स रैशनल है। ठीक है, और डेफिनेशन ले लेते हैं 2 - x, और ये डेफिनेशन कब आया, जब x रैशनल नहीं है। ठीक है, अब आपको मान लो इसका कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है या फिर लिमिट के बारे में बात करते हैं ना। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका मुझे लिमिटिंग वैल्यू चेक करना है, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करते हैं। मान लो x = 5 पर चेक करते हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है, लिमिट आपको निकालना है x टेंड्स टू 5 पर ऑफ एफ एक्स का लिमिट। ठीक है, अब बात है कि x टेंड्स टू 5 मतलब 5 को अप्रोच कर रहे हो। अब 5 को अप्रोच करना है, x 5 को अप्रोच कर रहा है, तो अप्रोच वो इस साइड से भी कर सकता है और इस साइड से भी वो अप्रोच कर सकता है। अब देखो, अगर इस साइड से अगर अप्रोच करता है, ठीक है, तो इस साइड से अगर अप्रोच कर रहा है, तो अब देखो x जब अप्रोच करेगा तो भाई क्या होगा, यहाँ यहाँ ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे। अब ये नंबर्स कैसे आ रहे हैं, रैशनल, इररेशनल, रैशनल, इररेशनल, मतलब काफी सारे, मतलब बहुत सारे इररेशनल नंबर्स हैं, बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं। अब बात आती है कि भाई इसकी डेफिनेशन में किसके हिसाब से लिखूं, कि भाई x जब 5 को अप्रोच कर रहा है तो एफ एक्स कहाँ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो हमें 5 पे जाना है, तो अगर मान लो रैशनल के थ्रू जा रहा होगा तब तो ये 5 को अप्रोच करेगा, और इररेशनल के थ्रू जा रहा होगा तब ये कहाँ अप्रोच करेगा, 3 को अप्रोच करेगा। ठीक है, पर हम इस बात पे श्योर ही नहीं है कि वो
भाई किन्हीं भी जैसे दो रैशनल नंबर्स, कोई भी ऐसे नंबर्स ले लेते हैं, कोई छोटा सा इंटरवल ले लेते हैं, तो उन इंटरवल्स में क्या होगा, इनफाइनाइट रैशनल्स होंगे और इनफाइनाइट इररेशनल्स होंगे। ठीक है, तो जब x 5 को अप्रोच किया इस साइड से, fx कहाँ अप्रोच किया, वी कैन नॉट डिसाइड, है ना। ऐसे ही सिमिलरली इस साइड से जाएंगे, तो अगर आप लोग रैशनल की साइड से देखा तो 5 को अप्रोच कर रहा है, इररेशनल की साइड से देखा तो 3 को अप्रोच कर रहा है, तो वी आर नॉट श्योर। तो हम क्या बोलेंगे, इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट इसमें एक बात आप समझो, थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक हिंट के तौर पर बता देता हूँ, इन दोनों नंबर्स को आप बराबर कर दो, तो बराबर करने से कितना है 2 माइनस एक्स, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, अब मैं इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालता हूँ x इज इक्वल टू 1 पर। तो आपने क्या किया, 1 को अप्रोच किया दोनों साइड से, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 निकालते हैं। अगर मान लो मैं इधर से अप्रोच कर रहा हूँ, x 1 को अप्रोच कर रहा है इस साइड से, अब मान लो आप रैशनल के अकॉर्डिंग देखें तो भैया ये 1 को अप्रोच कर रहा है, इररेशनल के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से कितना है 1 पुट कर दिया तो 1 आ गया। इस साइड से जाए रैशनल इररेशनल तो कहाँ आ रहा है, 1 1 को अप्रोच कर रहा है। मतलब इसका अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, अगर x इक्वल टू 1 पे तो कितना आ रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स होता है ना। ठीक, तो इसका क्या हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब जहां पर आप इन दोनों को बराबर कर दो, जहां से जो x की वैल्यू आती है उन पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और या कहें कि उन पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस भी होगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो 1 आएगा, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको तो क्या ध्यान रखना चाहिए, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है आप दोनों को बराबर करो, और जो x का वैल्यू आता है तो उन्हीं पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब कंटिन्यूस रहेगा, कंटिन्यूस अगर होगा तो लिमिट तो एग्जिस्ट करना ही करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको मैं जो बात समझाना चाह रहा था वो यहाँ पर समझ में आ गया। अब देखो उसने बोला है कि x टेंड्स टू n पर फंक्शन f(x) का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा बोला हुआ है। अब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू n f(x) एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब x इक्वल टू n पर ये दोनों वैल्यूज है ना, ये कैसे होना चाहिए, बराबर आना चाहिए, मतलब साइन ऑफ पाई एक्स या पाई एन बराबर हम कितना बोल देंगे, टेन ऑफ पाई ऑफ अंडर रूट ऑफ एन, मॉड ऑफ एन ले लेते हैं। एन नेचुरल नंबर बोला हुआ है, एन पॉजिटिव इंटीजर, से मॉड का भी कोई खास मीनिंग रहा नहीं, लिखो या ना लिखो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो ये दोनों वैल्यूज इसे बराबर आनी चाहिए। अब क्या n के किस वैल्यूज के लिए दोनों बराबर हो सकते हैं, और n कैसा हमारे पास में इंटीजर है, n पॉजिटिव इंटीजर है, तो भाई इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई, 0 आ गई। भाई साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई तो 0 आ गया। अब यहां से बात करें तो पाई ऑफ अंडर रूट ऑफ n लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो भाई tan का वैल्यू 0 कब आएगा, जब tan के अंदर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो, मतलब n का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, अप टू अगर जाए तो 9 स्क्वायर को 100 से छोटा चाहिए तो 10 स्क्वायर ले नहीं सकते। तो हमारे पास में जो पॉजिटिव इंटीजर्स जो वैल्यू आएंगी n की, जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी तो वो ये आ सकती है ना। ठीक है, ये पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n आ गया। पूछा क्या है हमसे, सम ऑफ ऑल वैल्यूज पूछा हुआ है, तो इन सबका अगर आप सम निकालेंगे तो सम तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, प्लस का n स्क्वायर किया तो यहां से कितना जाएगा फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन में 6। ठीक है, n का वैल्यू कितना है, 9 है, 9 10 यहाँ पे किया, इसका डबल 18 और 19 यहाँ से है, अपॉन में हमने कितना कर दिया, 6 कर दिया। ठीक है, तो 6 से अगर इसको कैलकुलेट कराएंगे तो 3 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 15 आ गया ना। ठीक है, तो 19 इंटू 15 कर लेंगे, तो 15 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 135, तो 5 यहाँ लिख दिया, 13 आ गया, 15 को मल्टीप्लाई किया और 13 तो 285 आ गया, तो कितना आ रहा है 285। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो गया। तो अरे यार हाँ, ऑप्शन डी करेक्ट। तो देखते पहले का आंसर क्या दिया हुआ था, फर्स्ट का डी ऑप्शन ना। ठीक है, अच्छा आई थिंक स्टूडेंट आपको ये वाला प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना, कहीं कोई डाउट नहीं है। तो इस तरह की जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए, इसी वजह से ये प्रॉब्लम लिया हुआ था यहाँ पर, है ना, सेलेक्ट किया था ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या है, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है ना। इस तरह की प्रॉब्लम्स अपने क्वाड्रेटिक में अपना करते हैं, जो थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट जब आप पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं ना, और समझिए बात को।
अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट हैं, ठीक बात है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। एक तरीका तो होता है कि पहले मैं इसके रूट निकाल दूं, ठीक है। इसके रूट निकाल देते, मान लो अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू जाकर यहाँ पुट कर दिया। बट क्या आपको एक बात पता है कि क्यूबिक के रूट निकालना इतना आसान नहीं होता जब तक कि हमें एक फैक्टर उसका मालूम ना चल जाए। मतलब हम क्यूबिक के रूट अपने लेवल पे 12 तक हम निकाल ही नहीं सकते, सिवाय हिट एंड ट्रायल के। एक रूट मालूम चल गया तो बाकी अदर दो तो हम निकाल ही सकते हैं। अच्छा, इसके रूट निकल रहे होते तो फिर प्रॉब्लम इतना आसान नहीं होता है ना। ठीक है, तो हम इस बात पे तो अब सोच ही नहीं रहे कि इसके रूट निकालने पर, है ना। ना तो मुझे क्या करना चाहिए, इस तरह के एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इसका मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्यूबिक का मालूम है, सम ऑफ रूट पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, तो क्या ये सब बातें हमें मालूम है, क्या ये सब बातें यहाँ काम करने वाली हैं क्या, ये सोचने वाली बात है ना। अच्छा, अब एक बात समझो, इन तीनों एक्सप्रेशंस को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो तीनों एक्सप्रेशन कैसे हैं, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कोई भी एक एक्सप्रेशन सॉल्व कर लेता हूँ, सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक परफेक्ट लेवल तक, है ना। और देन आगे फर्दर हम आगे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। नाउ तो क्या करना चाहिए मुझे, मैंने मान लो क्या किया कि इस वाले एक्सप्रेशन पे जाते हैं, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस वन अपॉन में कितना लिखा हुआ, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस वन। इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड पॉइंट तक पहुंच जाते हैं ना। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब एक बात समझो भाई, अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा जब इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो अल्फा क्यूब यहाँ पर आएगा, माइनस ऑफ 2 अल्फा स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, प्लस का 6 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 आया, ठीक है। तो यहाँ तक की बात तो हमें मालूम चली। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो कुछ खास बात है यहाँ पर, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 है, मतलब अगर इसमें मैं अल्फा माइनस 1 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, इसको अगर सिंप्लीफाई जब कर रहे हैं तो ऊपर तो अल्फा ही रहेगा। इसको अगर ऊपर वाले पार्ट को देखो तो ये क्या लिखा हुआ, अल्फा क्यू माइनस 1 लिखा हुआ, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ठीक है। नीचे ऐसे नहीं बन रहा। अच्छा, अल्फा क्यू माइनस 1 को अगर आप देखें तो यहाँ से आप इसका वैल्यू भी लिख सकते हैं, अल्फा क्यू माइनस 1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 6 अल्फा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात तो मैं समझ में आई। अच्छा, नीचे वाले पार्ट को देखें तो अल्फा क्यू का टर्म आ रहा है, एक माइनस 1 का टर्म आ रहा है, मतलब इस तरह की टर्म जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं नीचे वाले पार्ट को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक काम करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो अल्फा क्यू अल्फा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, फिर आएगा माइनस अल्फा स्क्वायर, फिर यहाँ से अल्फा को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस अल्फा स्क्वायर आया, फिर आ जाएगा प्लस का अल्फा, आगे जब 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस 1 आ गया। नाउ अल्फा तो यहाँ लिखा हुआ, अल्फा क्यू माइनस 1 का अगर मैं वैल्यू लिख दूं कितना आ जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 6 अल्फा, ये हमने पुट कर दिया। अगेन अगर नीचे देखें तो अल्फा क्यू माइनस 1, इसका वैल्यू तो कितना आ रहा है, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 6 अल्फा, ये लिखा। बचा क्या हमारे पास में, ध्यान से देखो, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये तो हो जाएगा माइनस ऑफ 2 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा अल्फा को कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2 अल्फा आ गया, ठीक है। अच्छा, आपको एक बात तो समझ में आई कि अब ये बहुत आसान हो गया, कैसे, 2 अल्फा स्क्वायर और प्लस माइनस का तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो नीचे आया माइनस का 6 अल्फा प्लस 4 अल्फा, तो नीचे आ जाएगा माइनस ऑफ 4 अल्फा, ऊपर लिखा हुआ अल्फा इंटू, और ये कितना आ रहा है, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 6 अल्फा, ठीक है। ऐसे कुछ आया, अल्फा से अल्फा भी कैंसिल हो गया, मतलब अगर अल्टीमेटली देखें तो भैया हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आया, माइनस 1/4, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और ये आ रहा है 2 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 6 अल्फा आया। मतलब पहले वाले पार्ट को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो कुछ इस तरह का आ रहा है। ऐसे सिमिलरली आप जब जाओगे तो दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो बीटा का टर्म आ जाएगा वहां पर और गामा का आ जाएगा, सिमेट्रिक है, ठीक। आपसे पूछा हुआ तीनों का सम, तो तीनों का सम पूछा है, तो क्या करना चाहिए प्यारे भाइयों, तो रिक्वायर्ड टर्म इसकी बात कर रहे हैं अपने, कुछ कलर वगैरह, हाँ रिक्वायर्ड टर्म है ना, इस पे अब जाते हैं। तो जो रिक्वायर्ड टर्म होगा, रिक्वायर्ड टर्म -1/4 तो सबसे कॉमन आ जाएगा। अब देखो यहाँ क्या बनेगा, 2 अल्फा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर का टर्म हम लिख रहे होंगे, फिर गामा स्क्वायर लिख रहे होंगे, तो 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर, तो हमने यहाँ से लिखा। फिर आ रहा होगा -6 अल्फा -6 बीटा -6 गामा, तो वहां से 6 कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया, ठीक है। इतनी बात तो मुझे मालूम चली। अब यहां से आप एक काम क्या कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ, ठीक,
तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपने यही सॉल्व करते हैं। तो सम ऑफ रूट की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा कितना आ जाएगा, माइनस के बाद में आप फिर प्लस साइन जाओगे 6 आ जाएगा। और अल्फा बीटा गामा का अगर मुझे वैल्यू लिखना है, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का वैल्यू -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री 1 आ गया। ये बात आ गई ना। अच्छा, मुझे किसका इसका वैल्यू चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, इसका वैल्यू तो पता ही है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर करते हैं। तो भैया इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, साथ में कितना लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 6 आया। यहां से हमने पुट कर दिया। इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 तो यहाँ 4 हो जाएगा, 6 इधर लिखा हुआ है तो कितना आ जाएगा, 12। इस साइड लिखे है तो माइनस का 12 आया, और ये आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना आया, -8 आया। मतलब हमें ये मालूम चल गया कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर का वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो -8 तो इसका वैल्यू आया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका वैल्यू 2 आ रहा है। ठीक है, तो -16 यहां से आया और माइनस का 12 यहां से आया, -16 और -12 कितना हुआ, -28 हुआ। -28 माइनस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा और फाइनली कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड टर्म है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सी। क्या आंसर होगा, इसका वैल्यू 7 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी। इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट सेकंड का सी ऑप्शन आ रहा है, सेकंड का सी, हाँ ठीक है। ना अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये वाला प्रॉब्लम भी बढ़िया प्रॉब्लम था। ठीक है हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें कि पहले यहाँ पर ए एन और बी एन आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, देयर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ए एन एंड बी एन। ठीक है, रेस्पेक्टिवली ए एन अपॉन बी एन का वैल्यू कितना, n-1 अपॉन 2n दे रखा है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स n के बारे में ऐसे दे रखे हैं। देन द वैल्यू ऑफ दिस, हमसे इसका वैल्यू पूछा हुआ है। अब स्टूडेंट्स एक बात समझो, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे ना, इसका आप तरीका समझिए। पहली बात तो देखो हमारे पास में क्या दे रखा है, दो एपी हैं, 2 एपी। ठीक है, एक एपी 1 बोल देते हैं और एक एपी 2 बोल देते हैं। ठीक है, इसका कोई ना कोई टर्म होंगे ऐसे मान लेते हैं, और इसका कॉमन डिफरेंस डी मान लेते हैं हम, फर्स्ट एपी का D1, और दूसरी वाली एपी क्या चल रही है, BN वाली चल रही है, तो ना AN और एक BN वाली। ठीक है, मान लो ऐसे एक एपी चल रहा है, ये एपी है और उसका कॉमन डिफरेंस आपने D2 मान लिया, दूसरी वाली का ना AN BN। अच्छा, इसके सम ऑफ जो ऑल द टर्म्स है उसका सम हमको AN दे रखा है, इस एपी के सम ऑफ ऑल द टर्म्स कितना दे रखा है, BN दे रखा है। ठीक है, एक बात तो हमें ये मालूम चला। अच्छा, एक और बात, अगर यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करें AN अपॉन BN में अगर n इक्वल टू 1 पुट कराऊं, ठीक, इसको थोड़ा जगह बनाते हैं, तो AN अपॉन BN यही लिख लेते हैं। n इक्वल टू आपने 1 पुट किया, n इक्वल टू जब 1 पुट कराएंगे तो A1 अपॉन B1 बराबर कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 1 जब पुट किया तो n का वैल्यू तो यहाँ 1 पुट करने पे 0 हो जाएगा, मतलब A1 हमारे पास कितना आया, 0 आया। A1 हमारे पास 0 आने का मतलब पहले फर्स्ट टर्म का सम 0 आया, तो मतलब हमारे पास में क्या हुआ, जो फर्स्ट टर्म था एपी का, इसका क्या आएगा, फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ओके। इस एपी का फर्स्ट टर्म नहीं कैलकुलेट कर पा रहे तो मान लेते हैं कि B1 मान लेते हैं इसका फर्स्ट टर्म। ठीक है, कॉमन डिफरेंस D1 D2 है। आगे हमें क्या दे रखा है, AN अपॉन BN का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, n-1 अपॉन 2n आ रहा है ना। उसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। AN क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो n/2 तो हमने यहां से लिखा 2 टाइम्स ऑफ इसका फर्स्ट टर्म 0 आ रहा है, इंटू n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस D1 ले लिया ना। अपॉन में क्या करते हैं, n/2 हमने यहां से किया 2 टाइम्स ऑफ इसका फर्स्ट टर्म कुछ B1 मान लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स तो n-1 n ही है, n-1 आ जाए, कॉमन डिफरेंस D2 है। ठीक है, और ये कितना आ गया, n-1 अपॉन 2n आ गया। ठीक है, n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा। अब फाइनली बचा क्या हमारे पास, अब समझो बात को,
अगर देखें तो यहाँ से तो n माइनस वन इंटू डी वन आया, और यहाँ से अगर बात करें तो 2 टाइम्स ऑफ बी वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू, ठीक है। और दैट इक्वल टू कितना है, n माइनस वन अपॉन टू एन आया। n माइनस वन से n माइनस वन भी कैंसिल हो जाएगा, n इक्वल टू वन, तो वो होगा नहीं क्योंकि फिर तो सीरीज ही बड़ा नहीं बन पाएगा ना, छोटा सा सीरीज रह जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आई। तो हमारे पास फाइनली यहाँ तक क्या बच गया है, तो d1 बचा, और यहाँ कितना है 2b1 प्लस n माइनस वन इंटू डी टू, और अपॉन में कितना है 2n आया, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2n d1 इक्वल टू कितना है 2b1 प्लस n माइनस वन इंटू डी टू, ठीक है। ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अब एक बात और समझो आप ध्यान से कि ये जो रिजल्ट आ रहा है ना d1 d2, n का वैल्यू जैसे आप पुट करते हैं 2n d1 d2 है ना, तो हमने लिखा, माइनस वाले पार्ट को इधर ले आता हूँ ना, माइनस ऑफ डी टू, या फिर d1 d2 को एक साइड, n की टर्म्स को एक साइड लिख देते हैं। चलो इसे लिखते हैं, 2b1 हमने यहाँ लिखा, n माइनस वन डी टू यहाँ पर है, माइनस ऑफ 2n d1, ठीक है। अब आप बात को समझें तो 2b1 माइनस ऑफ d2 मैंने ऐसे लिखा, प्लस n टाइम्स ऑफ, यहाँ से हम लिखते हैं तो माइनस ऑफ d2 माइनस ऑफ 2d1 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो ये एक रिलेशन आ गया। क्या लिखा हमने, 2b1 यहाँ से लिखा, माइनस ऑफ d2 यहाँ लिखा, प्लस n टाइम्स ऑफ, यहाँ से जब लिखेंगे तो प्लस का d2 आएगा, n की टर्म्स को एक साथ लिख रहे हैं, और यहाँ से कितना लिखा, माइनस ऑफ 2d1 आ गया। अच्छा अब देखो ये वाला रिजल्ट जो आ रहा है ये 0 आ रहा है, अगर ये 0 आ रहा है तो, और n के हर एक वैल्यू के लिए इससे सेटिस्फाइड है ना, n पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज है, ठीक, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n, तो n के हर एक पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज के लिए अगर ये 0 होना है, इसका मतलब आप ये बोल सकते हो दिस इज आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी है तो भैया ये कब पॉसिबल होगा, जब ये वाला हिस्सा भी 0 हो और साथ में d2 माइनस ऑफ 2d1 बराबर भी 0 हो। मतलब d2 बराबर आप क्या बोल सकते हो 2 टाइम्स ऑफ d1, एंड d2 बराबर अगर मैं यहाँ से लिखूं तो कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ b1 आया, ठीक है। सही लिख रहे हैं ना अपना, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे, n माइनस वन डी टू डिवीजन ना, ठीक है ना, ओके, 2n d1 माइनस ऑफ 2b1 माइनस d2, ठीक है ना। तो d2 बराबर कितना आ गया 2b1 आ गया, और d2 बराबर कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ d1 आ गया। एक काम करते हैं, d2 का वैल्यू जब मैं यहाँ डालूंगा, b1 का वैल्यू है ना d2, चलो ये रिजल्ट आया ना, मेनली अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वहां से पहुंचते हैं, हमें इसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है ना, ठीक है। अब देखो ये तो मैं यही लिखता हूं ना, समझिए बात को ना, रफ ही नहीं करना चाहते, चलो देख देख के लिख लेते हैं। रिजल्ट क्या दे रखा है हमारे पास, A3 A5 A7, तो हमारे पास लिखा हुआ है A3 A5 A7, अपॉन में क्या लिखा हुआ है 3 इंटू B3 प्लस B9, 3 इंटू B3 प्लस B9 प्लस साइन ऑफ, और क्या गिवन है A4 A10 B2 B10 2 टाइम्स, A4 A10 2 टाइम्स ऑफ B2 B10, ठीक है, ये दे रखा है। आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम इसी पे फोकस करते हैं ना, ये कुछ हमारे पास रिजल्ट आ गए, तो देखते हैं कैसे यूज करेंगे इनको। A3 को मैं कितना लिख सकता हूँ, फर्स्ट टर्म है ना A1 प्लस कॉमन डिफरेंस 2 टाइम्स ऑफ D1 लिखेंगे, ये तो आ जाएगा 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ D1, ये आ जाएगा 0 प्लस 4 टाइम्स ऑफ D1, और ये आ जाएगा 0 प्लस 6 टाइम्स ऑफ D1, ये आया। इसकी बात करें तो 0 प्लस 3D1, इसकी बात करें तो 0 प्लस 9D1, ठीक है। B3 की बात करें तो भैया B1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ D2, B9 की बात करें तो B1 प्लस 8 टाइम्स ऑफ D2, B2 की बात करें तो B1 प्लस D1 आ जाएगा, और B10 की बात करें तो भैया B1 प्लस 9D1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ हमने लिख लिया ना सारे टर्म्स। अब ध्यान से समझना, सभी टर्म्स को अब एक साथ लिखते हैं ना। ऊपर देखो कितना आ रहा है 2D1 आ रहा है, 4D1 यहाँ से है, 6D1 आ गया, और यहाँ से हो जाएगा ऊपर तो आ जाएगा 12D1 का टर्म आया,
अपॉन में समझते हैं, 3 इंटू, यहाँ से अगर देखें तो b1 कितना है, 2 टाइम्स ऑफ b1 आया, d2 इनको जब ऐड कराओगे तो हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ d2 आया, ठीक है, प्लस साइन, यहाँ से आ जाएगा d1 और 9d1, तो ये आ जाएगा 12d1, ठीक, यहाँ तक तो हमारे पास ये टर्म बना। 2 टाइम्स ऑफ b1 तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ b1 आ गया, ठीक है, और d1 की बात करें तो कितना आ जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ d1 नहीं है ना, b है तो यहाँ पे d2 आएगा, सॉरी d2, और यहाँ d2 आएगा ना, तो यहाँ d2 लिखेंगे, ओके। तो देखो टर्म्स तो सेम ही बन रही है, 2b1 और 10d2 है ना, यहाँ पर बना 2b1 और 10d2 यहाँ पर बना, सही लिखा है ना हमने, हाँ 3 2 8 यहाँ से आ जाएगा, सही बात है ना, इतना आ जाएगा, ये तो अपन डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते थे। अच्छा देखो 12d1 तो अपना कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले पार्ट को भी कॉमन ले लेते हैं, 2b1 प्लस का 10d2, ये कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा, यहाँ से 1/3 यहाँ से बचा और 1 यहाँ से बचा, तो 1/3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा ना। अब जो वैल्यूज हमारे पास निकली है उनका इसे यूज लेते हैं ना, d2 बराबर कितना आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ b1, d1 d2, एक काम करते हैं d2 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ b1 का वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ d2 निकाल लेते हैं, यहां से निकालते हैं ना, या d2 का वैल्यू, d2 बराबर इतना आया तो d2 की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ, 2d1 हमने पुट किया, तो d2 बराबर से ये आ जाएगा 2b1 बराबर, यहाँ पर d2 का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ d1 पुट किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, b1 बराबर तो d1 आ गया, पहली बात तो हमें ये मालूम चली। b1 बराबर अगर d1 आया तो d2 बराबर कितना आ गया, d2 बराबर आ गया 2 टाइम्स ऑफ d1, b1 का वैल्यू d1 है तो यहाँ पुट कर दिया, d2 बराबर कितना आया, तो हमारे पास इन दो रिजल्ट्स को लेके चलते हैं ना, d2 का वैल्यू 2d1 और b1 का वैल्यू d1, ठीक है, तो 12 पूरे को d1 में कन्वर्ट कर रहे हैं, b1 का वैल्यू तो कितना हुआ, b1 का वैल्यू तो आ रहा है d1, d2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 2d1 आया, d2 का वैल्यू कितना है, 2d1 आया, ठीक है, तो यहां तक इतना हमने लिखा। अब देखो 2d1 यहां से लिखा हुआ है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 20d1 यहां से आया, 20d1 में 2d1 जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22d1 आ जाएगा, इनटू में कितना लिखा हुआ है, 4/3 लिखा हुआ है, d1 से d1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 से ये 4 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं, 4 से अगर बात करें तो 2 यहां से आ गया और ये 11 टाइम्स से आया, फाइनली हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, 8/11 आंसर आ रहा है ना, ठीक है, तो क्या आंसर दिया है, 8/11 तो कहीं नहीं आ रहा, 5/11 बैठ रहा है ना, कहीं कुछ गलती, हाँ एक गलती कर दी ना हम लोगों ने, कि कहाँ पर यहाँ पर 2 लिखा हुआ था, 2 वाले टर्म को तो लिखना भूल ही गए ना, तो यहाँ जब 1/3 आएगा और यहाँ से 1/2 बचेगा तो कितना लिखेंगे अपने लोग, यहाँ से अच्छे से लिखते हैं, ये गड़बड़ हो गया, 1/3 यहाँ से लिखा, 1/2 यहाँ से लिखा, तो ये आ जाएगा 3 + 5/6 आ जाएगा, तो यहाँ आएगा 5/6, तो ये रफ कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई में 5/6 का टर्म आ रहा है, ठीक है, और इस वाले पार्ट को तो फिर से लिखते हैं ना, 5/6 पूरा फिर से कंप्लीट सॉल्व कर देते हैं, ओके, तो यहां तक तो बात सही थी, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, 12d1 तो हमने यहां से लिखा, ये कितना आ जाएगा, 22d1 आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 5/6, 6 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, d1 कैंसिल हो गया, 2 से 11 टाइम्स कैंसिल हुआ, कितना है, 5/11 आया, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपना क्या आंसर आ रहा है, 5/11 आ रहा है, तो 5/11 में अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट हुआ, ठीक है, क्या दे रखा है ऑप्शन, थर्ड का देखते हैं, क्या दिया था, थर्ड का डी ऑप्शन है, ठीक है, फोर्थ का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, फोर्थ में समझा दूंगा ना क्या है, ठीक है, थर्ड का डी ऑप्शन क्लियर है ना, ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको थर्ड प्रॉब्लम सही से समझ आ गया होगा ना, और भी उसको छोटा और भी छोटा किया जा सकता है ना, और भी आसान तरीका हो सकता है, अच्छा समझो, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या लिखा हुआ है, कंसीडर एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एक हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल दे रखा है, जिसका एरिया कितना है, 3√3/4 है, वेयर सी इज ऑब्ट्यूज है, एंगल सी ऑब्ट्यूज है, साइड ए एंड बी ऑफ द ट्राइंगल सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, ए और बी इस साइड को सेटिस्फाई कर रही है, देन एंगल सी इज,
एंगल सी कितना होगा ना, मेनली आपसे पूछा हुआ है, 120 डिग्री होगा या फिर 150 डिग्री होगा या फिर 135 डिग्री होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ मतलब प्रॉब्लम थोड़ा अलग था तो वो सही से टाइप नहीं हुआ था, तो उस चक्कर में क्वेश्चन बदल दिया, मतलब कुछ अलग चीज पूछ लिया, एंगल सी पूछ लिया। ठीक है, पर क्वेश्चन कराना जरूरी था, क्वेश्चन में कुछ खास बात है। अब देखो, आपको करना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको मालूम है, एंगल सी ऑब्ट्यूज पता है आपको ना, इतना आपको मालूम है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है तो मतलब आपको साइड ए और बी निकालना है। मेनली क्या है कि ट्राइंगल के बारे में अगर मैं बात करूं तो ट्राइंगल के अगर तीनों साइड्स और तीनों एंगल अगर आप निकाल पाते हो, इसका मतलब आपको ट्राइंगल की पूरी जानकारी है। पूरी जानकारी इन द सेंस, आपको ट्राइंगल का कुछ भी पूछा जाए, स्मॉल आर पूछा जाए, R1 R2 R3 पूछा जाए, या कैपिटल आर पूछा जाए, या XYZ कुछ भी ऐसे निकाले तो मैक्सिमम बातें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक की बात तो समझ में आई। अच्छा, अब देखो इस वाले सवाल में क्या है कि एक रिलेशन ये दे रखा है और मुझे साइड ए और बी फाइंड आउट करना है मेनली, है ना। तो अच्छा, आप बताओ कि साइड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सोचिए कि देखो, एक तरीका तो ये आ सकता है माइंड में कि क्या करना चाहिए, ब्लैक पेन लेते हैं पहले, कि इसका स्क्वायरिंग ओपन किया आपने। ठीक है, इसकी स्क्वायरिंग ओपन किया तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, थोड़ा सा लेंदी होगा, पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर की टर्म को मतलब क्या रहेगा, फाइनली एक ए स्क्वायर का टर्म आ रहा होगा, एक बी स्क्वायर का टर्म आ रहा होगा, एक ए बी का टर्म आ रहा होगा, एक कॉन्स्टेंट आ रहा होगा। ठीक है, ये सब आ रहा होगा। तो ठीक है, आने के बाद में फिर आगे हम सॉल्व कैसे करें, कंडीशन एक है, अननोन दो है, तो कुछ ना कुछ खास बात हो सकती है। अब देखो खास बात क्या है उसको आप समझने की कोशिश करिए। अच्छा देखो, इन इक्वेशंस को अगर मैं ऑब्जर्व करूं कि यहाँ पे इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ भी इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ठीक बात है। तो क्या करना चाहिए, मैंने क्या किया, एक टर्म कंसीडर किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक्स इंटू वाई। ठीक है, और मुझे पता है कि x और y कितना है, रियल है। तो अगर x और y अगर रियल है तो इसके अगर आपको सॉल्यूशंस लिखना है, x और y अगर रियल है तो इसके रियल सॉल्यूशन मतलब क्या आ सकते हैं। ठीक, तो भैया इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा, या फिर मैं एक बार समझाता हूँ ना। आपने क्या किया, एक तरीका सोचा कि पहले तो मैं एक्स वाई को डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, एक्स वाई को डिवाइड किया, वाई अपॉन एक्स यहाँ से बना, वन यहाँ पर आ गया, एक्स अपॉन वाई को थोड़ी देर के लिए टी मान लेते हैं, तो टी प्लस वन अपॉन टी बराबर वन आ गया, और यहाँ से आया टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन इक्वल टू जीरो। मतलब इसके रूट आ जाएंगे, आपको अगर ध्यान हो तो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना। मतलब आपको दो बातें हमेशा स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए, एक तो इस वाली क्वाड्रेटिक को याद रखना चाहिए और एक इस क्वाड्रेटिक को याद ही रखना चाहिए। इसके रूट आते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, प्लस है तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, नाउ अब मान लो टी का वैल्यू कितना था हमारे पास में, एक्स अपॉन वाई या वाई अपॉन एक्स, कुछ भी ले लेते हैं। तो एक्स अपॉन वाई बराबर या फिर एक्स बराबर कितना आ गया, माइनस ऑफ वाई ओमेगा आ गया। ठीक है, अब क्या है कि इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो कुछ इस तरह से आ रहे हैं। अब मुझे रियल सॉल्यूशंस चाहिए, तो एक्स और वाई रियल होने चाहिए। तो यहाँ से तो सॉल्यूशन कैसे आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। अब मान लो आपने क्या किया, वाई का वैल्यू कुछ और डाल दी, कोई भी अगर मैं रियल वैल्यू डालूं तो एक्स का वैल्यू रियल कभी आ ही नहीं सकता, इमेजिनरी डाल दिया। मान लो वाई का वैल्यू आपने थोड़ी देर के लिए ओमेगा स्क्वायर डाल दिया, तो ओमेगा क्यू बना, तो एक्स का वैल्यू तो रियल आया बट वाई कैसा आया, इमेजिनरी आया। मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल आएंगे ही नहीं। अगर इसके रियल कब आ सकते हैं, बस एक ही केस पॉसिबल हो सकता है, जब x का वैल्यू भी जीरो हो और साथ में y का वैल्यू भी जीरो हो। समझ में आया बात, जीरो जीरो इसको सेटिस्फाई करेंगे। और एक्स वाई रियल क्योंकि ये साइड्स है, साइड्स है तो भाई रियल ही जाएगा। ठीक है, ये बात रहा। तो बस ये मुद्दे वाली बात थी, और जैसे ही आपको ये बात समझ में आई उसके बाद तो आप क्या कर सकते हो कि a माइनस ऑफ टू बी माइनस वन बराबर जीरो होना चाहिए, एंड 2a माइनस थ्री बी माइनस थ्री बराबर जीरो होना चाहिए। तो ये हमारे पास आ गया कंडीशन। ए और बी की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ आसानी से। ए और बी की वैल्यू निकालनी है तो एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट किया तो ये टर्म तो हट गया, मैं यहाँ पर माइनस फोर भी आया, और सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस थ्री भी, तो एक माइनस बी का टर्म आ जाएगा। यहाँ से कितना है, माइनस का 2 आया, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो जाएगा, एक प्लस वन हो जाएगा। प्लस वन बराबर जीरो, तो बी का वैल्यू कितना आ गया, वन आ गया।
तो b का वैल्यू 1 को मैं यहाँ डाल देता हूँ, 1 जब यहाँ डालेंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जो वैल्यूज निकाली है सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 3 यहाँ डाला 6 आ गया, 1 यहाँ डाला तो 6 आ गया। ठीक है ना, मतलब a का वैल्यू कितना आ गया, 3 और 1, a का वैल्यू 3 आ गया, b का वैल्यू 1 आया। ना अब ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है, और ट्रायंगल में मान लेते हैं कि ये सी एंगल में कुछ ऐसा ले लेता हूँ, ये ऑब्ट्यूस है ना, ये आप ये मान के चलो, ये ट्रायंगल ए बी सी, ए के सामने वाला साइड लेंथ ए हो गया, बी के सामने वाला साइड लेंथ ये बी हो गया, ये एंगल सी दे रखा है। ठीक है, अच्छा आपको एक खास बात दे रखी है कि ए और बी तो मालूम चली गया ना आपको, और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है, 3√3/4 दे रखा है। अच्छा आपको अगर ट्रायंगल की दो साइड्स और उनके बीच का एंगल पता है तो यू कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा, हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन ए, और ये कितना दे रखा है, 3√3/4 दे रखा है। ठीक है, और ए और बी का वैल्यू भी मुझे मालूम है, ए का वैल्यू कितना है, 3 है, बी का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो 3 से तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो साइन सी इज इक्वल टू कितना आया, √3/2। एंगल सी कितना आ सकता है, 60 डिग्री, या फिर कितना आ सकता है, 120 डिग्री। पर क्वेश्चन ने कैसा बोला है कि ट्राइंगल सी कैसा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, तो हमारे पास भी एंगल सी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हुआ होगा ना। नाउ 4 प्रॉब्लम हमने समझ लिया ना, अगला प्रॉब्लम चलते हैं। अगला प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्स नंबर का ना। अच्छा ये जो प्रॉब्लम दे रखा है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, बड़ा ही आसान सा प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, और खास जो पूछा हुआ है बहुत आसान आसान सी बातें है ना। जिन स्टूडेंट से नहीं सॉल्व हुआ है तो वही है, वो पहले तो प्रॉब्लम को अच्छे ढंग से समझ लेना सॉल्यूशन को, और फिर मैं आपको इन जनरल इसके बारे में पॉइंट बताऊंगा कि एक्चुअली पूछा क्या गया था। तो पहली बात तो क्या है कि देखते ही स्टूडेंट्स को ये समझ आ जाना चाहिए कि ये जो लिखा हुआ है दैट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, पहली बात, कौन सा सर्कल आएगा वो भी समझ लेंगे। दूसरा ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है पॉइंट जेड का -2, +3 आयोटा से डिस्टेंस, और पॉइंट जेड का इससे डिस्टेंस, भाई मॉड का मतलब डिस्टेंस होता है, एक मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए और एक मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। मतलब अगर मैं काम की बात आपको समझाऊं तो ये कुछ ऐसे मान लेते हैं, सर्कल ये मान लेते हैं, जेड इस सर्कल पर है, और इसका मतलब क्या हुआ, कलर का बड़ा दिक्कत है, इसको मैंने ऐसे लिखा जेड -2 +3 आयोटा, आई कैन राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गलत लिख दिया, -2 +3 आयोटा, माइनस साइन ऐसे कॉमन लिया ना, ये -2 है बेटा ना, -2। इसका मतलब ये हुआ ना कि भाई इस पॉइंट का जेड का इस पॉइंट से डिस्टेंस, और ये पॉइंट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ का ही है, -2, 3 ये पॉइंट आ गया। ठीक है, तो और जेड यहाँ कहीं है, तो इस पॉइंट का जेड से डिस्टेंस, मोड का मतलब तो यही होता है। अब आपको ये डिस्टेंस लिखना है। अब ये डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, पॉइंट जेड का इस पॉइंट से डिस्टेंस, भाई जेड इस सर्कल पे मूव कर रहा है, तो मूव करते करते क्या होगा, इस सेंटर से मैं लाइन ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ सेंटर से, भाई जब जेड मूव करते 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 इस पोजीशन पे जब पहुंचेगा तो भैया ये डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी, मिनिमम, ये भी 2 ही लिखा हुआ है, 2 को ऐसे लिख लेना। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसा आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा, और जब जेड मूव करते करते इस पोजीशन पे पहुंचेगा तब डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली क्या है कि आपसे यही पूछा हुआ है कि एक सर्कल दे रखा है, एक पॉइंट का सर्कल से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस, ये अपने जब तैयारी कर रहे होते हैं जेई एडवांस की या जेई की तैयारी कर रहे होते हैं तो एक कॉमन प्रॉब्लम होता है ना, क्लास में ही सीखते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम वही थे, बस पूछने का ढंग थोड़ा अलग था। नाउ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना। ठीक है, इसका लोकस क्या हुआ, जेड बराबर आपने मान लिया x + आयोटा वाई, जेड बार हमने पुट किया तो कितना बन जाएगा, x² + y² आ जाएगा, प्लस साइन। अच्छा अब इसको ध्यान से देखो कि ये एक टर्म लिखा हुआ है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, मान लो अगर अपने आपने थोड़ी देर के लिए इसे z1 माना तो ये z1 बार लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है कि z1 + z1 बार अपॉन 2 अगर मैं लिखूं तो ये कितना आता है, रियल पार्ट ऑफ z1। ठीक है, या रियल पार्ट ऑफ जेड कितना आता है, जेड + जेड बार अपॉन 2 आता है, तो z1 + z1 बार अगर कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 आ जाएगा। अब काम की बात क्या आ रही है, हमारे पास z1 क्या है, मैं z1 हमारे पास कितना लिखा हुआ है, -4 + 5 आयोटा इंटू, मान लेते हैं इसको z1 माना है हमने, तो यहाँ जेड बार, किसी को भी मान लो ना, इसको z1 मान लिया तो इसका कॉन्जुगेट है। नाउ आपको क्या लिखना चाहिए, अब मुझे इसका वैल्यू लिखना है ना,
तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, इस पूरे हिस्से को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 ऐसे लिख सकते हैं, -40 इक्वल टू कितना है, 0 आया। अब रियल पार्ट ऑफ Z1 लिखते हैं, तो Z बार तो कितना आ जाएगा, x माइनस ऑफ आयोटा भाई, यहाँ तक आया। ठीक है, रियल पार्ट लिखना है तो डायरेक्टली निकाल देंगे ना, 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 4x तो 2, एक तो माइनस का 4x आया। आयोटा आयोटा वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 बाई यहाँ से आगे आयोटा स्क्वायर कितना है, माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस हो जाएगा, मतलब ये प्लस का 5 बाई आ जाएगा ना। ठीक है, -40 ऑलरेडी लिखा हुआ है ही, और यहाँ कितना लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है ना। नाउ अब बात को समझे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x यहाँ से आया, 10y माइनस ऑफ 40 इक्वल टू 0 आया। इस सर्कल का सेंटर निकालते हैं, तो सेंटर कितना आ जाएगा, 4, और इसका अगर मुझे रेडियस लिखना है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 कर देंगे, 5 का -5 का स्क्वायर 25 कर देंगे, और प्लस का 40 यहाँ से करेंगे तो ये तो आ गया 41, ऐड किया तो 40 के साथ में 81, 81 का स्क्वायर रूट लिया तो 9 आ गया, मतलब इसका रेडियस 9 आ रहा है। ठीक है, अब देखो ए हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम ऑफ दिस मॉड ऑफ जेड प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। इसका मतलब आपको पता चल गया कि भाई पॉइंट जेड का इस पॉइंट से डिस्टेंस हमें निकालना है, मैक्सिमम डिस्टेंस। अब बच्चों को पता होना चाहिए कि भाई ये पॉइंट मान लो ये सी लेते हैं सेंटर, ये पॉइंट पी लेते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस तो ये आएगा पीसी, और इसमें रेडियस और जोड़ दो पीसी प्लस आर, या फिर इसको हम बोलते हैं सीपी प्लस आर, ऐसे कुछ है। मान लो पॉइंट अगर बाहर है तो ना, तो वो सीपी डिस्टेंस, तो सेंटर का पॉइंट से डिस्टेंस निकाला, सेंटर कितना आ रहा है हमारे पास 4, -5 आया, तो सीपी लेंथ लिख लेते हैं, एक ही बार में निकाल लेते हैं, 4 - 4 तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, -5 और यहाँ से 8 कराएंगे तो 64 बन जाएगा ना, तो ये तो 10 आ गया, तो ये बन जाएगा 10 प्लस इसका रेडियस कितना आ रहा है, 9 आ रहा है ना, 81 9 तो 19 आ गया। ठीक है, और बी की बात करें तो बी कितना आ जाएगा, मिनिमम ऑफ दिस, तो z प्लस 2 माइनस ऑफ 3 आयोटा, इसका मिनिमम निकालना है, तो ये कितना आएगा, सीपी माइनस आर। अगर पॉइंट बाहर है तो, अगर अंदर होगा तो आर माइनस सीपी आएगा, तो मैं मॉड लगा देता हूँ ना, मैंने पॉइंट की पोजीशन पे फर्क नहीं किया ना, उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है ना, मैं लीस्ट है मैक्सिमम डिस्टेंस निकालने में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, बस मॉड लगा दो ना, सीपी माइनस आर करना है, तो आपको सीपी में से सीपी कितना आ रहा है, 10 आ रहा था, माइनस आर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ए और बी का वैल्यू मुझे मालूम चल गया। अब ए और बी का वैल्यू मालूम चल गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी तो 20 आ गया, मतलब हमारे पास में पहला ऑप्शन तो करेक्ट हुआ। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 19 का स्क्वायर कितना है, 361 आता है ना, और यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा, बी भी ठीक, ए माइनस बी कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ए इंटू बी कितना है, 4 ऑप्शन ही करेक्ट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर है। नाउ आगे की प्रॉब्लम पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, बस पूछने का ढंग थोड़ा अलग था। ए बी से हमारे पास 3 वेक्टर से रखे हैं, सच दैट ए और सी का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड 4 है, बी क्रॉस सी कितना है, 2 है, और साथ में 2 भी बराबर ऐसा कुछ दे रखा है। वेयर लैम्डा इज स्केलर दे रखा है, वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू दिस आ रहा है तो आपसे पूछा हुआ अल्फा बीटा नेचुरल नंबर है और अल्फा प्लस बीटा एज, ये क्या होगा सॉरी। अब देखो बात को समझिए, बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत ही नहीं था। एबीसी का मैग्नीट्यूड पता है, यहाँ से देखो मैं एक बात ये बोल सकता हूँ, बी क्रॉस सी का, तो बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ से हमने क्या लिख दिया, इन दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा लिख लेते हैं, और दैट इक्वल्स टू 2 लिख लिया। बी का मैग्नीट्यूड तो कितना आया, 4 आ रहा है, सी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इंटू साइन थीटा बराबर 2 लिखा। ठीक है, तो थीटा बराबर साइन थीटा बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एक बात तो हम ये कह सकते हैं ना, ये 150 भी कह सकते हैं ना, एंगल बिटवीन वेक्टर्स ये हो सकता है ना। ना पूछा क्या है हमसे, एक और ना, 2b यहां दे रखा है, हमसे पूछा हुआ है, एक काम करते हैं 2b इसको इधर साइड ले आते हैं ना, और लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, अब बोथ साइड में इसका मॉड ले लेता हूँ, 2b वेक्टर माइनस ऑफ सी वेक्टर दैट इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये जब मैं लिखूंगा तो अंडर रूट में कितना आएगा, इसका फॉर्मूला सभी को मालूम है, 4 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 16 यहाँ से लिख दिया, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर हमने लिखा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर कितना आ जाएगा,
1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस ऑफ यहाँ से लिखोगे तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी, तो मतलब बी सी मतलब करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा बी डॉट सी। ठीक है, और दैट इक्वल टू कितना है, मॉड ऑफ, यहाँ मॉड लिखा और मॉड ऑफ ए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे समझ लो, बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर मैंने लिखा, ये मुझे पता है कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ऑफ बी डॉट सी का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड तो यहाँ से 4 आ गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर की बात करें तो 16 और 1, तो यहाँ से 16 यहाँ से लिखा, बी डॉट सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बी डॉट सी का अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ, इसको उधर लेके गए तो ये आ जाएगा 16 माइनस का 4 मतलब 12 आ गया। तो बी डॉट सी का अगर वैल्यू लिखें तो भैया प्लस माइनस ऑफ रूट 12 आ रहा है ये तो ना। चलो ठीक है, फर्क पड़ेगा इस बात से, तो देखते हैं तो कितना आ जाएगा। ठीक है जो भी है, ओके यहाँ से कितना है, 4 इंटू 64, 64 यहाँ से है, 65 तो यहाँ से आ गया है ना, माइनस ऑफ 4 टाइम्स और बी डॉट सी का वैल्यू लेके चलते हैं। एक बार तो हमने क्या किया, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस ऑफ 2 रूट 2। ठीक है, तो प्लस साइन पुट करते हैं पहले, मान लो 2 रूट 2 आपने पुट किया वैल्यू, ऐसे कुछ है मॉड ऑफ लैम्डा। आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस इज इक्वल टू, तो अल्फा प्लस बीटा के बारे में बात कर रहे हैं। तो भैया ये तो कितना आ जाएगा, 65 तो यहाँ से आ गया, माइनस का 8 यहाँ से आया और रूट 2 ये आया, ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा अल्फा ये बी डॉट सी का वैल्यू माइनस वाला जब पुट कराएंगे तो प्लस साइन आ जाएगा, तो फिर वो वाला फिर आंसर पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ना। तो हमारे पास में क्या अल्फा बीटा नेचुरल नंबर दे रखे, तो यही पॉसिबल होगा ना, प्लस वाली वैल्यू जी एक्सेप्टेबल रहेगी। तो यहाँ से कुछ ऐसे आ गया। तो अब अगर देखें तो भैया अल्फा का वैल्यू कंपैरिजन से अगर लिखें तो 65 आ गया, बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। पूछा गया आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछा हुआ है, 65 तो ये कितना हो जाएगा, 73 आ जाएगा। ओके, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 73 आया है। ठीक है, क्या दिया है इसमें आंसर, अल्फा प्लस बीटा 73। ठीक है, सेवंथ का 10 है और इसका 132 आंसर है ना, 10 132। चलो ध्यान रखेंगे ताकि पीछे आके चेक ना करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ, क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत आसान सा प्रॉब्लम है ना, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। क्या दे रखा है, आसान भी है और थोड़ा सा बस पॉइंट है इसके अंदर। टाउ भी है, सर्कल दे रखा है, अभी सेंटर 3,5, मतलब एक सर्कल है जिसका सेंटर है 3,5। हमेशा प्रॉब्लम को डायग्राम बना के सॉल्व किया, पी एंड पी भी आर द पेयर ऑफ टेंजेंट है, जहां से हमने एक टेंजेंट ये ड्रॉ कराया और एक टेंजेंट हमने ये ड्रॉ कराया, मान लेते ऐसे कुछ, ये मान लेते ए पॉइंट पे टच कर रहा है और ये मान लेते बी पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट 9,11, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 9,11 टू द सर्कल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द, find the distance between the origin and the point inside the quadrilateral a, ये सेंटर C हो गया, A C B और P। ठीक है, इसको सेंटर से जब ज्वाइन कराएंगे तो ये एंगल 90 बनेगा, तो हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल बन गया ये। ठीक है, ऑरिजिन द पॉइंट इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक ऐसा पॉइंट है विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स 4 वर्टिसेस, मतलब इन चारों से कैसा इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से। अच्छा एक और चीज, पी और सी को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये जो लाइन होगी ये इसमें एंगुलर बाइसेक्टर होगी। ठीक है, अब हमें एक पॉइंट चाहिए ना, मान लो कि ऐसा पॉइंट यहाँ कहीं था, तो इनका ऐसे सभी से डिस्टेंस बराबर बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक बात समझो, सवाल में मान लो पॉइंट आपने थोड़ी देर के लिए यहाँ मान लिया, तो यहाँ से चारों का डिस्टेंस बराबर आना चाहिए, पर ये पॉइंट यहाँ नहीं होगा, कहाँ होगा। अच्छा ये अपोजिट एंगल का सम 90 मतलब सॉरी 180 आ रहा है, तो मतलब आप एक बात तो कह सकते हैं कि एक ऐसे सर्कम सर्कल बनेगा, मतलब इनके वर्टिसेस से पास करता हुआ एक सर्कल एग्जिस्ट करेगा, मतलब कहने की बात ये है। ठीक है, यहाँ एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब 90 के सामने वाला ये लाइन कैसे बिहेव करेगी, डायमीटर की तरह बिहेव करेगी, तो ये लाइन डायमीटर है। तो सर्कल का अगर डायमीटर है तो सर्कल का जो मिड पॉइंट है वो सेंटर होगा, ये इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा। ठीक है, और सेंटर का सरकमफेरेंस पे हर एक पॉइंट से डिस्टेंस कैसा आना है, बराबर आना है। मतलब जो पॉइंट की बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो पॉइंट है एक्चुअली वो पॉइंट कौन सा है, ये तो कुछ गड़बड़ कर दी ना, इस पॉइंट की जो बात कर रहे हैं पॉइंट इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल, तो वो पॉइंट अपने आप में क्या होगा, सेंटर होगा। अच्छा अब इसके मुझे कोऑर्डिनेट लिखने हैं, इसके कोऑर्डिनेट लिखने, सेंटर के कोऑर्डिनेट तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा भाई, तो डायमीटर है तो सेंटर मिड पॉइंट होगा, 9 + 3/2 किया, 12/2 6 आ गया।
ठीक है, 11 प्लस 5 कितना है, 16 आया, उसका आधा किया तो 8 आ गया। इसका 0,0 से डिस्टेंस निकालना है, तो भैया कितना आ जाएगा, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 100 बना, स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हुआ है ना। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। 8वां प्रॉब्लम ये है, 9वां प्रॉब्लम ये है, 9वां प्रॉब्लम अच्छा है, और 10th प्रॉब्लम। नाउ फटाफट समझते हैं। नाउ समझो हमारे पास में क्या दे रखा है, ए जे मैट्रिक्स दे रखा है एम क्रॉस एन का, मतलब एम रोज है हमारे पास, 1 2 3 4 5 ऐसे एम रो, और एम ही हमारे पास में कॉलम्स हैं। ठीक है, और ईच एंट्रीज कितना है, 1 से फिल्ड है, ऐसे करके 1 1 1 फिल्ड है। ओके, ठीक है, तो ए पावर एन हमें पूछा हुआ है कि इसके बराबर है, तो तब सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन क्या क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था स्टूडेंट, है ना। तो पहला काम तो आपको ए पावर एन निकालना है, तो बेसिक तरीका क्या होता है, पहले आप ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर निकालेंगे तो 1 1 1 1 1 ऐसे लिखा हुआ, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 यहाँ लिखा हुआ। ये एम क्रॉस एन है ना, एम रोज है और एम ही कॉलम्स है ना, मतलब समझ गए आप लोग, है ना। ऐसे यहाँ लिखेंगे तो 1 1 1 1 1 1 1, ये 4 में लिखा हुआ है, एम टाइम्स लिखा हुआ है ना। ठीक है, अब देखो जब मल्टीप्लाई कराओगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस को एम बार जब ऐड कराओगे, तो भैया यहाँ तो एम आएगा। दूसरी बार जब लिखेंगे तो यहाँ तो एम 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 ऐसे आता चला जाएगा ना। ठीक है, तो दिस इज ए स्क्वायर आया। जब आप ए क्यूब लिखोगे, ए क्यूब जब हम लिखेंगे, तो भैया इसको फिर आप फिर मल्टीप्लाई कराओगे इससे, ए से, ए क्यूब को मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर इंटू ए, तो यहाँ तो आया एम 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 ऐसे करके एम आया, यहाँ आएगा 1 1 1 1 ऐसे आएगा। मतलब एम 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 को जब जोड़ेंगे अपना, अब आपने क्या किया, एम 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 को हम ऐड कर रहे हैं, एम 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 मतलब एक एम प्लस एम प्लस एम प्लस एम प्लस एम किया और एम टाइम्स किया, तो बेटा ये कितना आया, ये आया एम स्क्वायर। यहाँ भी एलिमेंट, अगला एलिमेंट की जब ऐसे आप निकालोगे इसको, इससे जब मल्टीप्लाई कराओगे, तो ये एलिमेंट भी एम स्क्वायर आएगा, ऐसे सारे एलिमेंट एम स्क्वायर आते रहेंगे। अच्छा देखो ए क्यू है, तो यहाँ 2 आ रहा है, तो अब डायरेक्टली क्या है कि मैं ए एन लिख देता हूँ, है ना, और मैं यहाँ लिखता हूँ उसको ए पावर एन का वैल्यू। आपको तो बात समझ में आ गई, आप तो हो भी होशियार। यहाँ एन है तो यहाँ एक कम आएगा, एम पावर एन माइनस वन, एम पावर एन माइनस वन, एम पावर एन माइनस वन, ऐसे करते जाएंगे। सारे एलिमेंट्स में यही आ रहा होगा, यहाँ भी सारे एलिमेंट्स ऐसे ही आ रहे होंगे, और ए एम एलिमेंट्स आ रहे होंगे। ठीक है, अब देखो ए पावर एन की बात करें तो एम पावर ऑफ एन माइनस वन तो बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 1 1 1, तो फाइनली ए आ गया, मतलब ये जैसा आ गया, जैसा अपना चाह रहे थे ऐसा कुछ आ गया। अच्छा इसको भी अगर आप सॉल्व करें तो 2 पावर 4 लिखे, तो ये तो 2 पावर 68 लिखा हुआ है, मतलब अगर आप दोनों को कंपेयर कराएं तो भैया हमारे पास में तो कितना आ गया, एम पावर ऑफ एन माइनस वन इक्व टू 2 पावर 68 आ गया। अब बेटा देखो यहां से समझना है बात, ये इंपॉर्टेंट था। बाद में हमसे क्या पूछा, एम और एन देखो नेचुरल नंबर दे रखे हैं, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन पूछा हुआ है। अब देखो यहां से समझना बात को कि एम पावर एन माइनस वन इक्व टू 2 पावर 68, ठीक है, और आपको एम और एन फाइंड आउट करना है, एम एन भी फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एम इज इक्वल टू 2 पावर 68 अपॉन में क्या लिखा, एन माइनस वन लिखा। ठीक है, एम अपने आप में एक नेचुरल नंबर है, एन अपने आप में एक नेचुरल नंबर है, मतलब इसको जब डिवाइड कराएंगे तो एन की जो वैल्यूज है, मतलब इससे डिविजिबल होना चाहिए, तो इससे अगर डिविजिबल होगा तो 68 के अगर मैं फैक्टर्स करूं तो कितना आ जाएगा, 17 इंटू 4 कितना आता है, 68 आता है, तो इसको 2 इंटू 2 लिख दें। तो भाई एन माइनस वन की अगर मैं वैल्यूज की बात करूं तो एन माइनस वन का वैल्यू तो एक तो 1 हो सकता है, ठीक है, फैक्टर्स है ना, और n माइनस वन का वैल्यू आप 2 भी ले सकते हो, 2 लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, 2 जब यहाँ पर होगा तो टर्म से कैंसिल हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइजर टूट रहा है मेनली तो ना। अच्छा इसका वैल्यू n माइनस वन का वैल्यू 4 भी ले सकते हैं, 2 इंटू टू है ना, 4 होगा तो एक कट जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है, m का वैल्यू ये पॉसिबल है। अच्छा उसके बाद फिर मैं क्या ले सकता हूँ, 17 ही ले सकता हूँ, कि 17 अगर यहाँ लिखा, ये 17 अगर हुआ तो 17 कट के 4 आ जाएगा, m का वैल्यू भी आ जाएगा करस्पॉन्डिंग। उसके बाद में अगर हम चाहें तो 17 के बाद में 17 38 ले लेते हैं, सॉरी 34 ले लिया, और साथ में एक 68 ले सकते हैं, भाई यही वैल्यूज मैं ले सकता हूँ। इसका मतलब n का वैल्यूज क्या क्या आया, 2 यहाँ से आया, 3 यहाँ से आया, 5 यहाँ से आया, 18 यहाँ से आया,
35 यहाँ से आया और 69 यहाँ से आया, सबका सम करें तो 5 + 3 + 8 तो कितना 10 तो यहाँ से आ गया, 28 यहाँ से आ गया, 28 में 35 और 69 जोड़ लेते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो यूनिट प्लेस को जोड़ते हैं तो 9 + 5 14 आ गया, 14 + 8 कितना हो जाएगा 22। तो 2 यहाँ से आया, 2 बचा, 6 और 3 9 हो गया, 9 और 2 11 और 2 13, 132 आ रहा है ना। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा इसका 132 आएगा। सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज 132। चेक करते हैं एक बार, शायद 132 ही जहां है, 132। अच्छा, अगला आंसर 26 और 1 है ना, ये ध्यान रखते हैं। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 समझो, ये बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, मतलब इस पे मुझे स्टार लगाना था, नहीं लगाया है ना। जिसने भी सॉल्व किया है ना, सलूट यार, है ना, बहुत ही बढ़िया, मतलब सही सोचा। ओके चलो, तो ठीक है, प्रॉब्लम को पढ़ते हैं ना। एरिया निकालना है बाउंडेड बाय दिस एफ एक्स, एक्स बराबर हाफ से लेकर √3/2 एंड द एक्स एक्सिस रखा है, एज ए यूनिट है ना, एक्सिस की स्पेलिंग थोड़ी गलत है ना, वेयर एफ एक्स बराबर इतना दे रखा है और मॉड ऑफ एक्स ही लेस देन 1 है। मतलब एरिया निकालना है तो मेनली एफ एक्स, एक्स बराबर हाफ और √3/2 के बीच में और एक्स एक्सिस और इस कर्व से बाउंडेड एरिया मुझे निकालना है। मेनली आपको इतना तो समझ में आएगा कि मुझे एफ एक्स ही कैलकुलेट करना चाहिए। अगर मैं एफ एक्स कैलकुलेट कर पाया तो फिर एरिया वगैरह तो हम आसानी से निकाल देंगे। ये पावर में है बेटा ना, x⁻⁷ फिर समझ जाओगे आप लोगों ना। अब देखो, मेनली तो मतलब कि आपको एफ एक्स फाइंड आउट करना है, यहां पर फोकस करना है। बड़े ध्यान से समझना है इस प्रॉब्लम को ना, बड़े अच्छे से समझाएंगे आपको। x + 2/3 x³ 2.4 अपॉन में हमने क्या लिखा 3.5 x⁻⁵, 2.4.6 अपॉन में है 3.5.7 x⁻⁷ डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी तक है। अच्छा, अब देखो इस सीरीज का सम निकालना है तो कुछ कुछ बातें से आप सोचें तो ये कैसे निकाल सकते हैं। एक्स की टर्म चल रही है ना, इनफाइनाइट टर्म से एनएट टर्म वगैरह लिख करके कुछ सोचे है ना, और कुछ टर्म से कट हो जाए, एक तरीका तो कुछ ऐसा हो सकता है, या कुछ बाइनोमियल का तरीका हो सकता है कि बाइनोमियल में अगर आप सोचें, एक बार को थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूं, ये मैं रफ कर दूंगा, जैसे 1 + x⁻n लिखा फॉर एनी रैशनल नंबर्स, तब कैसे लिखते हो 1 + nx + n × n-1 अपॉन में 1.2 × x² n × n-1 × n-2 अपॉन में 1.2.3 x³ ऐसे लिखते हैं। और x को मैंने -x से रिप्लेस कर दिया तो 1 - nx + n × n-1 अपॉन में 1.2 -x से रिप्लेस कराएंगे तो x², ये माइनस का आ जाएगा, मतलब है ना टर्म। ठीक है, मुझे x³ चाहिए तो मैंने एक काम किया, दोनों को ऐड कर दिया, तो 1 + x और 1 - x पावर ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट किया, पावर n, तो यहाँ तो बनेगा 2 टाइम्स ऑफ nx। ठीक है, ये टर्म हट जाएगा, फिर यहाँ 2 टाइम्स ऑफ n × n-1 n-2 अपॉन में 1.2.3 x³ आया। ठीक है, अगर मान लो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन कुछ लिखा हुआ है तो भैया 2nx, तो 2n का वैल्यू 1 होना चाहिए यहाँ से। ठीक है, कंपेयर किया एक्स कोफिशिएंट को, अब n का वैल्यू हाफ आया, तो n का वैल्यू हाफ जब आप यहाँ पुट कराओगे तो ये कोफिशिएंट आना चाहिए 2/3। तो जब n का वैल्यू जब हाफ पुट कराओगे तो 2/3 इसका एक टर्म नहीं बनता है, मतलब कि ये नहीं होगा, है ना, मतलब इस तरह से तो नहीं आ रहा होगा। तो फिर क्या तरीका हो सकता है ना। अच्छा, एक और तरीका मैं आपको बताऊं, कई बार क्या होता है कि सीरीज का जब हमें सम निकालना होता है तो हम डिफरेंशिएशन की हेल्प लेते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, 1 + x + x² और अप टू मान लो इन्फिनिटी तक गए, तो सीरीज का सम कितना आया 1 - x आया। आपने क्या किया, उसको डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ तो 0 बना, यहाँ कितना बन जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, यहाँ 3x² है, अप टू इन्फिनिटी तक गए, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा -1/t², तो -1 का x² और -x का -1, तो 1/1 -x का होल स्क्वायर आ जाएगा। मतलब इसका ही सम आ गया। मतलब आप चाहें तो एक और बार डिफरेंशिएट कर दें या फिर x से मल्टीप्लाई करके फिर डिफरेंशिएट कर दें, तो हम क्या कर सकते हैं, सीरीज का अगर सम निकालना होता है तो हम यूजिंग डिफरेंशिएशन भी सोच सकते हैं। काम की बात ये थी। ठीक है, तो अब हम इसी वाले पॉइंट पर बात करते हैं, तो इसको तो हटा देते हैं, सारा ये क्या हुआ, यहाँ से कट होता है क्या, 1 - x + 2 - x² + 2 - x + 2 - x² + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x + 2 - x +
नहीं होता, ऐसे ही रफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा तो भी रफ करते हैं और फिर समझाते हैं बेटा, है ना, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या क्या हो सकता था लॉजिक, है ना। ओके, चलो तो ठीक है। अब समझो आप काम की बात। मैंने आपको डिफरेंशिएशन की बात बोली थी ना, एक बार इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। एफ डैश एक्स, तो वन यहाँ से आया, 2/3 इंटू 3x² यहाँ से आएगा। ठीक है, 2.4/3.5 यहाँ से आया, और ये कितना आ गया, 5x⁴ आया। 2.4.6 हमने यहाँ लिखा, 3.5.7 यहाँ से आ जाएगा, और 7 इंटू x⁴ आया, अप टू इन्फिनिटी तक आया। ठीक है, एफ डैश एक्स को मैंने फिर से लिखा 1, तो 2 यहाँ पर आ गया x²। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हुआ, 2.4, और यहाँ से आ गया 3 डॉट, इसे छोड़ देते हैं, और यहाँ x⁴ आया। 2.4.6 हमने यहाँ लिखा, 3.5.7 यहाँ लिखा, और 7 तो हट जाएगा, x⁴ आया। ठीक है, तो हमारे पास ये एफ डैश एक्स ये आ गया, है ना। ठीक है, अब देखो एक बात को समझो कि अगर हम समझे तो यहां से एफ डैश एक्स तो 1 प्लस, इस इक्वेशन को अगर आप समझा जाए तो हमारे पास देखो फिर से जो इक्वेशन दे रखा है 2/3 दे रखा है। ठीक है, 2/3 x⁴ आ रहा है, यहां से x⁴ आ रहा है ना। ठीक है, एक काम हम ये करें कि अगर यहां से मैं x कॉमन लूंगा, इस जैसा कुछ बनाने की कोशिश करें। मान लो x मैंने यहां से कॉमन लिया है ना, तो 2x तो यहां से आया, 2.4 और 3 यहां से आया, और यहाँ x³ आया। ठीक है ना, अब देखो बात बन जाएगी शायद, है ना। 2.4.6 मैंने यहां से लिखा, और यहाँ नीचे आएगा 3.5 ये वाला हट गया टर्म, और यहाँ x⁴ आया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो इस बात को अगर मैं समझूं, ये 2x यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, इसको अगर देखें 2/3, और इसको मैं कंबाइंड कर लूं एक बार, टर्म को, इस टर्म को भी मैं कंबाइंड कर लूंगा ना। समझना बेटा ध्यान से ना, तो जैसा 2/3 यहाँ बन रहा है, ठीक है, इस टर्म को भी ऐसे लेते हैं ना, तो यहाँ बना 4x³। ठीक है, तो यहाँ x³ है, 2/3 का टर्म है, 2.4 और 3.5 भी है ना, यहाँ 6x⁵ है। तो एक बात आपको ऐसा लग रहा है कि देखो अगर मान लो कि इसको अब मैं x से मल्टीप्लाई करूं, तो ध्यान समझना, इसको मैंने x से मल्टीप्लाई किया, xf(x) लिखा। ठीक है, मैं थोड़ा मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, x² 2/3, और यहाँ x⁴ आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो 4x³ बन जाएगा। यहां जब कराएंगे तो x⁴ का टर्म आएगा, 6 इंटू x⁴ बन जाएगा। मतलब अगर आप देखा जाए तो ये इसका डिफरेंशियल मतलब x² का डिफरेंशिएशन रहा होगा, ये x⁴ का है, ये x⁴ का है, टर्म वही चल रही है, बस यहाँ पर क्या है 2.4 तो x⁴ है, तो मतलब यहाँ x⁴ है। तो मतलब क्या रहा बेटा मेरे बच्चों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और आप बातों को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आप आई थिंक समझ गए होंगे कि क्या लाजवाब प्रॉब्लम था। ये तो x इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये x इंटू एफ एक्स का अगर डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो भैया बात तो ऐसी है ना कि एफ डैश एक्स तो हमने यहाँ लिखा, 1 यहाँ पर है, प्लस साइन x हमने कॉमन ले लिया, x इंटू एफ डैश एक्स, तो यहाँ से देखो हमने x को बाहर निकाला, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है, एफ डैश एक्स आया, एफ एक्स को बाहर निकाला, x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात तो मैं समझ में आई। एफ डैश एक्स तो मैंने यहाँ लिखा, 1 यहाँ लिखा, x² इंटू एफ डैश एक्स लिखा, और यहां से हमने किया x इंटू एफ एक्स। आई थिंक आपको बात समझ में आई ना, यहाँ एफ डैश एक्स है, ये यहाँ एफ डैश एक्स है ना। ठीक है, एक काम करते हैं, एफ डैश एक्स की टर्म को एक साइड लिखते हैं, और एल डी के बारे में सोचते हैं ना कि एफ डैश एक्स और एफ एक्स आ रहा है, तो क्यों ना एल डी सोचा जाए। एफ डैश एक्स तो 1 माइनस ऑफ x², तो यहाँ लिखा, इसको भी मैं इधर लेके आया x एफ एक्स, और +1 को इधर ही रहने दिया, इस साइड है ना, इसको इस साइड ले गए, कंबाइन कर दिया यहाँ से, इसको भी इस साइड ले गए, x एफ एक्स लिखा हमने। अब क्या एल डी है, तो सॉल्व कैसे कराएंगे भैया, एफ एक्स तो यहाँ है,
एक्स यहाँ पर है और ये 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर मैं लिखूं ई पावर ऑफ एक्स एफ एक्स, मतलब क्या बोलते हैं, पी डी एक्स बोलते हैं ना आप लोग, ई पावर है ना, नीचे एफ एक्स है ऊपर इसका एफ डैश एक्स है, तो मतलब -2 नहीं है, -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ई पावर ऑफ माइनस हाफ, और ये कितना आ जाएगा एल एन ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड में ना, यहाँ लेके जाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, मतलब फाइनली अगर बात करे जाए तो भैया ये तो अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1/2, मतलब ये तो आ गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अभी तक बात रुकी नहीं है ना, बात अभी आगे बढ़ी रही है। अब क्या है, आपको फंक्शन लिखना है, तो भैया एफ एक्स कितना आएगा, एफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर क्यू, क्यू कितना लिखा है 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, माइनस साइन आ ही रहा है ना, देखो बेटा गलत लिखा है ना, तभी तो कहीं कुछ गड़बड़ क्यों ना, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस साइन आएगा ना, यहाँ माइनस साइन आना चाहिए तो यहाँ माइनस साइन आएगा, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ माइनस है तो प्लस -2x तो है ही, बस 2 की कमी है, -x तो है, माइनस एक्स है तो बस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ तो यहाँ प्लस रहेगा, और ये बना अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट मल्टीप्लाई में लिखा हुआ तो यहाँ से आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर dx और प्लस का c आ गया। ठीक है, मतलब क्या रहा हमारे पास में एफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आया, ये कैंसिल कराएंगे तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ठीक है, यहां तक की बात तो आपको समझ में आएगी ना। और क्या दे रखा है हमारे पास में, अच्छा इस इक्वेशन में देखें अगर x बराबर अगर 0 पुट करता हूं तो मतलब f ऑफ 0 का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब x बराबर अगर 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये 0 हो गया ना, कितना आ रहा था एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 आ रहा है ना, तो यहाँ 0 हो गया तो सी का वैल्यू 0 आ गया, मतलब अल्टीमेटली अगर आपसे बात की जाए तो एफ एक्स आ कितना आ रहा है, साइन वर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आया, ये आया है ना, काम की बात। अब देखो ये एफ एक्स आपको मालूम चल गया, आपको एरिया पूछना है ना, ये एरिया। अब देखो क्या है कि इन दिस इंटरवल ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो कोई समस्या ही नहीं है, एरिया कुछ भी डायग्राम रहा होगा जहां से लेकर यहाँ तक डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, हाफ से लेकर के √3/2 तक। ठीक, आई होप आप कर लोगे ना, अब आंसर्स नहीं कैलकुलेट कर रहे, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, कर लोगे आप लोगों ना। क्वेश्चन नंबर 10 में और समझा देते हैं फटाफट से ना, छोटा प्रॉब्लम है। क्या दे रखा है हमारे पास में, दिस प्लस दिस का सम 0 दे रखा है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन x इक्वल्स टू लैम्डा, इसका एक ही सॉल्यूशन आ रहा है x इक्वल्स टू लैम्डा। अब देखो यहाँ से आपको चमक जाना चाहिए तुरंत ही कि भैया इन दोनों में ये पॉजिटिव दो पॉजिटिव नंबर का सम अगर 0 आ रहा है तो भैया कब आ सकता है, जब ये भी 0 बने एंड 2x प्लस 3 प्लस 2 साइन ए, इसका वैल्यू भी कितना आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, इसका एक ही सॉल्यूशन आ रहा है ना, x बराबर लैम्डा, तो लैम्डा हम डाल देते हैं, 2 लैम्डा साइन स्क्वायर ए बराबर 0, 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस 2 साइन ए बराबर 0। अच्छा एक काम करते हैं, 2 लैम्डा का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 2 लैम्डा का वैल्यू माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ पुट करते हैं, प्लस का 2 साइन ए और प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन कॉमन लेके डिवाइड कर दिया हमने, या फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन ए माइनस 3 बराबर 0, तो इसके तो फैक्टर आ रहे हैं, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करने पर -3 आया तो सब्ट्रैक्ट करने पर -2 आना चाहिए, तो मतलब कितना जाएगा -3 और +1। ठीक है, मतलब इसको अगर मैं लिखूं तो साइन ए -3 और साइन ए +1 ऐसा लिख सकते हैं। साइन ए का वैल्यू 3 तो नहीं हो सकता, तो साइन ए का वैल्यू कितना हो सकता है, -1 हो सकता है, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, -1 को यहाँ पुट किया तो +1 आया, तो यहां से अगर मैं बात करूं जब पुट कराएंगे तो 2 लैम्डा +1 बराबर 0, तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का हाफ आया। पूछा गया हमसे 4 लैम्डा स्क्वायर तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट,
तो इसका आंसर कितना है, 1 आया। आई होप आपको सभी प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आई होंगे और इनके जो सॉल्यूशंस को मैंने अपनी साइड से अच्छे से एक्सप्लेन ही किया हुआ है। वेल स्टूडेंट्स, थैंक यू, है ना। और अगर आप यहाँ तक हो तो भैया वीडियो को एक बार शेयर भी करो और लोगों को इन्फॉर्म भी करिए ना, ताकि जो भी आपके मित्र हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, ताकि जो अपना एक एम लेके चल रहे हैं कि मैक्सिमम बेनिफिट बच्चों को दिया जाए और जेई एडवांस की एक तैयारी अच्छे से हो जाए। आज डे 3 तीसरा दिन था, तो हम तकरीबन 30 प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।